लेकिन अब मैं अपने अगले गेस्ट की तरफ भी जाना चाहूँगी। राधिका जी, 33 साल की उम्र में सीईओ हो जाना, पाकिस्तान में जन्म हुआ, अमेरिका तक पहुंची, वहाँ पढ़ाई की, अपनी कंपनी बनाई और 33 साल जितनी कम उम्र में एक सीईओ हो गई। कई रिजेक्शंस झेले इंटरव्यूज से लेकर कई और प्लेटफॉर्म्स पर, लेकिन फिर भी मन में ये हौसला था कि कुछ करके दिखाना है, अपने बूते कुछ करना है। और मुझे लगता है रिसेंटली आप में से बहुत सारे लोगों ने उनको शार्क टैंक जैसे कार्यक्रम में जज की भूमिका में भी देखा होगा। लेकिन मैं आज एक अलग इंट्रोडक्शन राधिका जी का देना चाहती हूँ। राधिका जी, आपको पता है कि आप इंटरनेट में एक सेंसेशन बन चुकी हैं? मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में लोग आपको देख रहे हैं। आपकी रील्स जो है वो मिलियंस में वायरल हो रही है। आइडिया है आपको स्टारडम का, या यू जस्ट ट्राइंग टू बी मॉडेस्ट एज ऑफ नाउ कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है? अंदाजा है कुछ? थोड़ा है। अपने फोन में जब अपनी रील आ जाती है जिसमें राधिका जी किसी के साथ इंटरव्यू में बोलती हुई दिखाई दे रही है, वो मोमेंट कैसा लगता है? और नीचे साथ में करोड़ों व्यूज भी दिखाई देते हैं। तो अगर मैं बचपन की खुद को याद करूँ, मैंने ऐसी दीज रील्स, मैं फोटोएं देखती हूँ। अभी हाल ही में मैं अयोध्या में थी तो लोग फोटो लेने आते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं वो लीस्ट लाइकली पर्सन हूँ जिसकी कभी कोई इंटरनेट पे रील जा सकती थी, क्योंकि बहुत हिंदुस्तानी लड़कियों की तरह मैं बहुत रिजर्व और शाय इंडिविजुअल थी। मुझे लगता था लोग मेरे से ना बात करें, मैं किसी से ना बात करूँ। तो आई थिंक इससे एक सीख है कि ज़िंदगी आपको कहाँ से कहाँ ले जाती है, आप उसका अंदाज़ा नहीं रख सकते। मुझे लगता है कि अगर आप कुछ करना चाहें, आप कुछ बनना चाहें, तो सारी कायनात कंस्पायर करती है कि आप वो बन सकते हैं और आप कहाँ तक जा सकते हैं। मैंने अभी आसिफ जी की कहानी सुनी, मेरी किताब का टाइटल लिमिटलेस है। इनकी तो कहानी वर्चुअली ये लिमिटलेस इंसान क्या होते हैं वो तो हमने अभी सुना है, लेकिन मुझे लगता है हर इंसान एक्चुअली लिमिटलेस है। और मैं खुद को देखती हूँ तो समटाइम्स है, लेकिन मेरे साथ कैसे हो सकता है? लेकिन आप मुझे ये बताइए, आपने कहा कि मैं एक ऐसी शाय सी लड़की थी जो किसी से बात भी नहीं करना चाहती थी और ना ये चाहती थी कि वो मुझसे बात करे। वहाँ से लेकर आज अमर उजाला संवाद के मंच तक पर होना, ये जिंदगी कैसे ट्रांसफॉर्म हुई? तो सबसे पहले जहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो सबसे पहले तो आई थिंक बहुत बहुत शुक्रिया अमर उजाला का, क्योंकि मैंने बहुत सारी जगह बोला है, बहुत सारे भाषण दिए हैं, बहुत सारे संवादों में हिस्सा लिया है, लेकिन बहुत लोग शायद जानते नहीं हैं या इतना पब्लिक नहीं है कि मैं यूपी की लड़की हूँ। तो मेरे लिए यूपी में आना और मुख्यमंत्री के साथ उनकी बातें सुनना और अमर उजाला के स्टेज पे आना मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि जो उन्होंने कहा यूपी का बदलाव मैंने अपनी आंखों से देखा है। बचपन से और आज के यूपी में मैंने ये बदलाव देखा है। तो सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे अपने होम स्टेट में आके बोलने का आपने ये मौका दिया है। जहाँ तक अपने सफ़र की बात करूँगी, मैं सिर्फ दो बातें कहूँगी। मेरे पापा गंगू के हैं, सहारनपुर यूपी से, मम्मी भी मुजफ्फरनगर की है, और उन्होंने एक बात हमेशा कही है कि इंसान अपने हालातों से डिफाइन नहीं होता, अपनी मेहनत से डिफाइन होता है। उन्होंने अंग्रेज़ी शायद 19 साल की उम्र में सीखी, लेकिन फिर भी IAS ऑफिसर बने। मैं पहली थी जो US में पढ़ाई करने गई, पहली हूँ जो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करती हूँ। तो इंसान अपनी मेहनत से बहुत कुछ कर सकता है। दूसरा है, और जो हम यूपी में भी देख रहे हैं, एक बदलाव को स्वीकार करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम लोग, जैसे कि आपने पाकिस्तान का जिक्र किया, हम लोग हर 3 साल देश शिफ्ट करते थे, कभी पाकिस्तान, कभी नाइजीरिया। और बहुत आसान सी चीज़ है कि जहाँ आप हो उसके बारे में कंप्लेन कर सकते हो, और मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है। लेकिन मेरे पापा कहते थे चाहे आप पाकिस्तान में हो, चाहे आप अफ्रीका में हो, वो 3 साल आपको सबसे खूबसूरत साल बनाने हैं। आपके जो कंट्रोल में है ना, आपको वो करना चाहिए और हमेशा एक उम्मीद लेके आगे बढ़ना चाहिए। उनकी एक बहुत फेवरेट कविता है, उसकी लाइन मैं आपको दो बताना चाहूँगी कि नज़र बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, नज़र बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। क्या बात है। और आपको कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है, आप दिशा को बदलो तो आपके किनारे बदल जाते हैं। बहुत बहुत आपने यूपी में बदलाव का जिक्र किया और आपने कहा कि जो यूपी आपने पहले देखा है, बचपन में देखा है,
आज का यूपी उससे अलग है। अगर कोई एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल आप इसमें देना चाहें जो आपको एक मेजर शिफ्ट, एक मेजर चेंज दिखाई दे। और ये मैं कितने एग्जाम्पल दे सकती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड यूपी के नहीं है, लेकिन पिछले 3-4 महीने में मुझे बड़ा लगा कि मैं उनको थोड़ा यूपी घुमाऊँ, तो हम बनारस गए थे। और नया जो काशी कॉरिडोर बना है, मैं हमेशा टूरिज्म की बात करती हूँ, टूरिज्म के इकोनॉमिक पोटेंशियल की बात करती हूँ। क्या बना है, इट इज़ अ वर्ल्ड क्लास पीस ऑफ टूरिज्म। कल हम लैंड हुए अयोध्या एयरपोर्ट पे, क्या शानदार एयरपोर्ट बनाया अयोध्या में। और हाल ही में मैं यहाँ रही हूँ, इनका पास में लुलु मॉल है, जो कि मैं सुन रही हूँ एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉल्स है। मेरा 1.5 साल का बेटा है, वो अभी लुलु मॉल में टाइम बिता रहा है। एंड आई थिंक द लास्ट थिंग इज, ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, बट एस्पिरेशन की, जो युवा एस्पिरेशन है उसकी बात कर रही हूँ। आपने शार्क टैंक का जिक्र किया, काफ़ी लोग मुझे शार्क टैंक के उससे जानते हैं। अभी फ्राइडे में हुए हुए शार्क टैंक एपिसोड में मैंने एक कंपनी में निवेश किया, टू हैंड्स। उसका फाउंडर एक यूपी का लड़का है जो 22 साल का लड़का है। 22 साल का यूपी का लड़का 6 सालों से स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस में जाके उनकी प्रॉब्लम समझ के दुनिया का पहला स्मार्ट कैलकुलेटर बना रहा है दुकानदारों के लिए। ये यूपी का लड़का है, तो ये एस्पिरेशन की कहानी है। और देखिए, ये जो हम सपनों की, हम अक्सर अपने देश के लिए कहते हैं कि कोस कोस पर बदले पानी। अगर मैं इसमें एक बात और ऐड कर दूं कि कोस कोस पर पानी के साथ साथ सपने से लेकर, एस्पिरेशन से लेकर, चैलेंजेस से लेकर और भी बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं, तो शायद ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन जय कुमार गंगाधर जी, देखिए लुलु मॉल का जिक्र यहाँ पर आ गया है। ऐसा कोई शख्स नहीं है जो नाम ना जानता हो, ऐसा कोई शख्स यहाँ बैठा नहीं होगा जिसने वहाँ से शॉपिंग ना की हो। लखनऊ आना है तो मतलब उस मॉल जाना है, उसके आगे एक सेल्फी लेनी है जो एक स्टेटस सिंबल के रूप में भी दिखाई देती है कि हाँ जी लैंडमार्क है, लखनऊ गए थे। तो जो मैंने शुरू में कहा ना, मुस्कुराइए आप लखनऊ में है, वहां तक बात सीमित नहीं है। लुलु मॉल से जाकर कुछ खरीदना है, ये भी। और अक्सर न्यूज में हम लोग कई बार दिखा चुके हैं कि आज भीड़ ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये जो फुटफॉल है वहां पर, ये ऐसी कौन सी आप लोगों ने तरकीब भिड़ाई है कि इतने लोग वहां पहुंचते हैं और एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आज की तारीख में नए उत्तर प्रदेश में, बदलते उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ लुलु ग्रुप की ये चेंज चल रही है। थैंक यू अमर उजाला। थोड़ा टूटा फूटा हिंदी है, आप लोग समझ लेंगे। जैसे आप लोगों को जिक्र किया गया हुआ है लुलु मॉल की, पहले भी जैसे हम लोग शुरुआत किया था, सबको एक कंफ्यूजन ये थे कैसे होगा, क्या है क्या नहीं है। अभी जैसे हम लोग लुलु मॉल लॉन्च किया 2022 जुलाई 10 को, आज तक जैसे लखनऊ की एक तिलक है, जैसे लोग हो जाते हैं आज की दौरा पे 55,000 मोर देन फुटफॉल इज कमिंग एवरी डे। उसमें अभी हमने भी अभी जिक्र किया हुआ है, इट्स अ काइंड ऑफ डेस्टिनेशन बोर्ड। जैसे बहुत सारा लोग नियर बाई डिस्ट्रिक्ट से भी आ रहे हैं, नियर बाई स्टेट से भी आ रहे हैं, और नेबर कंट्री नेपाल से भी लोग बहुत आभारी से वो लोग आते रहे। और भी हम लोग जो उसमें कैसे अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि जैसे आप लोग की सब सोच ऐसे ही है, जैसे एक फैमिली आ गया तो उनको बच्चों के लिए खेलने के लिए उनका व्यवस्था है। अपनी जो हाइपर मार्केट है आज की इंडिया में सबसे बड़ा फ्लोर प्लेट में हम लोग अकोमोडेट किया हुआ है, वो किसी का पास नहीं है। जैसे आपने मॉल लेके, मॉल भी है 22,000 स्क्वायर फीट, 22 लाख स्क्वायर फीट की एरिया हम लोग बिल्ड किया हुआ है। जैसे उसमें 350 मोर देन 350 ब्रांड्स आते हैं। अभी जैसे आपको अभी एक जगह पे आ गया तो सारा वन रूफ में, अंडर वन रूफ में आपको अवेलेबल है। अच्छा, ये बताइए, ये कितना बड़ा चैलेंज था आपके लिए कि लखनऊ जिसकी अपनी एक लेगेसी है, उत्तर प्रदेश की स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो हर क्षेत्र का अपना एक अलग नेचर है, अपनी अलग परंपरा है, वहाँ का एक कल्चर है, ट्रेडिशन है। तो जो यहाँ का पुरातन हिस्सा है, जो प्राचीन हिस्सा है, उसके साथ में आज के नए को साथ लेकर चलना,
ये कैसे आप लोगों ने बैलेंस इस चीज़ के लिए बिठाया, या क्या इसके लिए कोई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी, या कोई वेल प्लान्ड स्ट्रक्चर था इसके लिए? Definitely no, because everybody is looking for the happiness. सब लोग इसका पहले भी आप लोग ये बाइट में पूछ रहे थे, आप लोग को कितना हिम्मत हो गई थी ये जैसे प्रोजेक्ट लुलु में आके रखने के लिए, लुलु में जो जैसे यूपी में आकर के इंस्टॉल करने के लिए। जैसे नंबर 1 है, यहाँ की जो पॉपुलेशन है 25 करोड़ से अधिक पॉपुलेशन है यूपी में, उस पे 1.5 से 2 करोड़ तक लोग लखनऊ में भी उपस्थित है। उसमें अभी इससे ज़्यादा अभी वो लोग बाइक के लिए जाते तो बैंगलोर, दिल्ली, ये जगह पे वो लोग अप डाउन करते थे। आजकल लखनऊ की जनता के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता है ही नहीं है। So we are 100% they are providing that international experience in UP itself. That is the main strategy we are applying. काशी भी जा रहे हैं आप लोग अब, वाराणसी भी जा रहे हैं आप लोग अब? नहीं, अगर जो एक्सपांशन के बारे में बताएगा तो जैसे वाराणसी है, प्रयागराज, कानपुर, गोरखपुर, ये मेन सिटी में हम लोग फोकस कर रहे हैं। अभी ऑलरेडी हम लोग 3 जगह पे लैंड फाइनलाइज, ऑलमोस्ट 90% फाइनलाइज किया हुआ है, उसका जो ड्यू डिलिजेंस वगैरह कर रहे हैं। चलिए, ये तो बात हो गई एक बड़े स्तर पर जब योजनाएं बन रही हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है, लेकिन मैं राधिका जी फिर लौटूंगी आपके पास इस चीज़ के लिए, क्योंकि जो मैंने आपके इंट्रोडक्शन में भी बात हो रही थी कि 33 साल की एज में आप सीईओ हो गई कंपनी की, और उस कंपनी का टर्नओवर मतलब हेडलाइंस पर हेडलाइंस उसको लेकर छप रही हैं। आज की तारीख में अगर मैं आपको एक हाइपोथेटिकल सा सवाल दूँ, क्या आपको ये लगता है कि 33 साल से भी कम की एज में सीईओ होने की प्रोबेबिलिटीज और संभावनाएं हो सकती थी, या आज की किसी लड़की के लिए हो सकती है? आज की लड़की की तो बिल्कुल होंगी, क्योंकि अगर आप देखें आज का जो युवा है, लड़का लड़की, मैंने अभी आपको एक शार्क टैंक का एग्जांपल दिया, उसमें किसी ने उससे पूछा था तो 22 साल का लड़का है, तेरे को फाउंडर 35 साल के हैं, तेरी बात सुनते हैं? उसने कहा हाँ जी बिल्कुल सुनते हैं। तो आज का जो युवा है वो जिस एक्सपोजर में, वो जिस यूपी में, वो जिस भारत में बड़ा हो रहा है, वो मेरे वाले भारत से बहुत अलग था। मैं उस भारत में बड़ी हुई थी जहाँ 10 साल आप स्कूटर लैंडलाइन का वेट करते थे। आज का तो बच्चा वो है जिसके हाथों में मोबाइल फ़ोन है। मैं उस भारत में बड़ी हुई थी जहाँ शायद हम बारबी की या गुड्डा गुड्डी की कहानियाँ देखते थे, या कार्टून नेटवर्क देखते थे 8 साल का बच्चा। आज 8 साल का बच्चा शार्क टैंक देखता है, बिजनेस बनाना सीखता है। तो जब वो 22 साल का बच्चा होगा, लड़का या लड़की, तो वो ज़रूर सीईओ बनेगा, क्योंकि उसकी बिजनेस की तरफ रुचि, बिजनेस की तरफ समझ, बिजनेस की तरफ कॉन्फिडेंस मेरी जनरेशन से बहुत ज़्यादा होगी। आपने रील्स की बात की, तो मैं जब पॉडकास्ट करती हूँ तो मेरे पास बहुत सारी लड़कियों के मैसेज आते हैं कि मैं सहारनपुर की लड़की हूँ, वो भी सहारनपुर की हैं, मैं तो बड़े होकर सीईओ बनूंगी, जहाँ आप बैठी हैं मैं तो वहाँ बैठूंगी। तो एक्सपोजर भी ज़्यादा है, कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा है। तो मुझे तो लगता है लोगों को मेरे से मुकाबला ही नहीं करना चाहिए, वो बहुत आगे जाएंगे, क्योंकि वो एक अलग भारत में पैदा हुआ है। वक्त बदल रहा है और परिस्थितियाँ और अपॉर्चुनिटीज भी। अच्छा, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं एक बार मुझे हाथ खड़े करके बताइए, आप में से कितने लोग जॉब्स में हैं? जॉब्स में कितने लोग हैं? ओके, बस कम है संख्या। अपना काम कितने लोग कर रहे हैं? काफी लोग। तो हाथ ज्यादा मुझे उनके खड़े दिखाई दिए जो अपना काम कर रहे हैं। अब मुझे एक चीज़ ये बताइए राधिका, बहुत स्टडीज भी इस चीज़ को लेकर हुई है कि जॉब्स में लोग खुश नहीं हैं, या लोग जॉब छोड़कर अपना काम शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं। ये मैं एक तरह से टिप भी चाहूँगी आपसे उन सब लोगों के लिए जो आपका ये इंटरव्यू, ये सेशन इस वक्त सुन रहे हैं, जो लोग नौकरी छोड़कर अपना काम करने के बारे में विचार बना चुके हैं, उनके पास एक आइडिया है, एक प्रोडक्ट है। हाउ शुड दे स्टार्ट, या कैसे तय करें कि हाँ ये सही समय है अपना काम शुरू करने का? तो मैं इस बारे में बात करूँगी, लेकिन मैं जॉब वालों के बारे में भी एंड में ज़रूर मैसेज देना चाहूँगी। तो आई थिंक जैसे कि इन्होंने कहा, हिंदुस्तान, यूपी को ही देख लीजिए, एक बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट है यूपी, और हिंदुस्तान तो एक बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट है। तो अगले 10 साल में इस कंट्री में बहुत सारे बिजनेसेस, बहुत सारे ब्रांड्स बनेंगे, तो ये सबके लिए अच्छी खबर है। अब अगर आपको कुछ नया शुरू करना है, अच्छी बात यह है कि अगले 10 साल के हिंदुस्तान में ऐसे 3 बिजनेसेस नहीं है जो अच्छे करेंगे, ऐसे 300 आइडिया है जो आप पकड़ सकते हैं।
तो अगर आपको एक चिकन करी का बिजनेस करना है, क्योंकि मैं लखनऊ में हूँ, तो आप वो कर सकते हैं। अगर आपको एक खाने का बिजनेस करना है तो वो आप कर सकते हैं। अगर आपको एक टेक्नोलॉजी का बिजनेस है तो वो आप कर सकते हैं। मैं सबसे पहले कहती हूँ, अगर आपको एक बिजनेस शुरू करना है तो कोई बड़े इनफ कस्टमर की नीड पकड़िए कि ये कस्टमर्स हैं, इनकी कोई नीड है, इसको मैं पूरा करना बड़े चाहता हूँ। बड़े कस्टमर्स मतलब बड़े कस्टमर सेगमेंट है। ऐसा प्रॉब्लम मत सॉल्व करिए जो 2 लोगों को इंटरेस्टिंग लगे, ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करिए जो काफी बड़ी पॉपुलेशन